बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर आने के लिए, समय निकालने के लिए। कितना रेलिवेंट है आज के समय में हिंदुत्व की बात करना? जो प्रयास प्रज्ञा प्रवाह के जरिए आप अपनी पुस्तकों के जरिए करते रहे हैं, आज के युवाओं तक वो कितना मैसेज पहुंचा है? और बाइनरीज में फंसे समाज में चुनौती के तौर पर आप क्या क्या और चीज़ पाते हैं? नमस्कार अनुराग जी, नमस्कार मुकुल जी, बाकी सब वरिष्ठ जन। इस सुशासन का जो इस डायलॉग में आप सभी के साथ रहने का एक मौका मिला, इसके लिए मैं पांचजन्य के जो सभी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने जो पूछा कितना रिलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है हिंदुत्व आज के तारीख में, अगर किसी एक विचार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में रिलेवेंट है तो वो हिंदुत्व ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत को फिर से विश्व गुरु या विश्व मित्र, किसी भी शब्द बता दीजिए, बनाना है तो इसका एक विचार की जरूरत है, एक दर्शन का जरूरत है। वो दर्शन हिंदुत्व इस नाम से ही पहचानते हैं। अगर भारत का कोर प्रिंसिपल या कोर कल्चर ठीक नहीं है तो, या उसके बारे में समाज ठीक तरह से पहचानते नहीं है तो ये देश भारत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गत कई सालों से, कई दशकों से और इवन अनेक शतियों से इस हिंदुत्व या अपने दर्शन आगे नहीं आ रहे थे, भारत को प्रेरणा ठीक तरह से दे नहीं पाते थे, बिकॉज बाहर से आए हुए कॉलोनाइजर्स कहो, आक्रांताओं ने कहो, ये हिंदुत्व को दबाने के लिए कोशिश किया था। अभी दौर ये है हिंदुत्व का जो एक आगे आने की आवश्यकता सामान्य समाज भी पहचानते। मैं एक छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं। प्रज्ञा प्रवाह के नेतृत्व में रिसेंटली हमने एक इंटर्नशिप का जो एक एडवर्टाइजमेंट दिया। सोचा था 25 इंटर्न्स को लेना है रिसर्च करने के लिए, और इसका काम करने वाला ऑफिस के लोग मेरे पास आकर इसको थोड़ा एडवर्टाइज करने के लिए आपका ट्विटर का भी उपयोग करो ऐसा बताया। गलती से मैंने मेरे ट्विटर पे भी ट्वीट किया। आपको आश्चर्य लगेगा, उसी दिन शाम तक, यानी एक सप्ताह के लिए हम टाइम दिया था, उसी शाम को 528 एप्लीकेशंस पीजी, यूजी, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट से आए हैं। आपने जो पूछा था यंगस्टर्स को कितना, विषय क्या था? हिंदुत्व, स्व भारत। सामान्य लोगों को लगता है यंगस्टर्स के मन में इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये हमारे सोच है, इस आयु वर्ग के लोगों का सोच है, लेकिन यंगस्टर्स के, सही यंगस्टर्स के, युवाओं के मन में इसका बहुत अच्छा श्रद्धा है। उसके बारे में ज़्यादा, ठीक है, उनको ठीक तरह से जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के लिए वो लोग तैयार है, ऐसा हमको प्रत्यक्ष हमको प्रमाण मिला। फिर हमको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा। अपने टीम के लोगों ने भी बताया किसी को बाहर नहीं करना। पूरे 528 लोगों को ये 2 महीने का इंटर्नशिप चलाना है। दे आर डूइंग इट नाउ। अभी अगले सप्ताह समाप्त होने वाला है। मेरा कहने के मतलब रिलेवेंट वही है, यंगस्टर्स के मन में ठीक तरह से यंगस्टर्स को आप दृष्टि देने के लिए तैयार है तो दे आर रेडी। स्वामी चिन्मयानंद जी अक्सर कहते रहते थे, चिन्मयानंद जी का नाम आप लोग सभी सुने होंगे, चिन्मया मिशन के संस्थापक। वो कहते हैं यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस। उन्होंने इंग्लिश का जो दे आर नॉट यूजलेस, ऐसा सामान्यता कहते हैं वो यूजलेस है, उनको कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर यूज्डलेस। उनका ठीक तरह से उपयोग किया है तो दे विल कम फॉरवर्ड। आजकल उनके मन में कंफ्यूजन डालने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रयास करते हैं, बाइनरीज क्रिएट करके, हिंदुत्व ठीक है क्या, हिंदुइज्म ठीक है क्या, आई डोंट नो, इसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछने वाले होंगे इसको लेकर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है कुछ लोग, लेकिन फिर भी मन साफ है। इस विषय को लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए वो लोग तैयार है। अभी वही स्थिति है। इसलिए
आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, यूज्ड लेस। तो व्हाट इज मोर चैलेंजिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि यूज्ड लेस को यूजफुल बनाना, या फिर इस तरह की जो बाइनरीज हैं, या फिर इस तरह की जो एक प्रचार होता है कि हिंदुत्व मतलब एग्रेसिव हिंदुइज्म, और उसको लेकर संगठन और संघ की तरफ से लगातार प्रयास हैं कि चीज़ें क्लियर हों। तो आपके सामने वो चुनौती के तौर पर आप कैसे देखते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया में के नैरेटिव को आप कैसे मानते हैं? आज के लिए गलत नैरेटिव साबित करने के लिए कोशिश करने वाले लोग हमेशा करते हैं एक विशेष प्रकार का काम, वो है एक कॉन्ट्राडिस्टिंक्टिव टर्म्स खड़ा करते हैं। कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन सभी को मालूम है, यानी दो विपरीत जो बातों को सामने रखते हैं। इस सब टॉपिक उदाहरण के रूप में राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट कहने के समय ही उन्होंने पहले ही बताकर रखा है, लेफ्टिस्ट यानी प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट यानी लिबरल, लेफ्टिस्ट यानी सेक्युलर, लेफ्टिस्ट यानी डेमोक्रेट्स। ऐसा अर्थ आप किसी भी लेक्सिकॉन डिक्शनरी देखा है तो पहले ही है। राइटिस्ट यानी कौन है? हम तो राइटिस्ट नहीं है, फिर भी लोगों का सोच ऐसा है, हिंदुत्ववादी नेशनलिस्ट वाले सब राइटिस्ट ऐसा कहते हैं। इसको ऑपोजिट राइटिस्ट का अर्थ उन्होंने ही देते हैं। वो एक प्रकार से दख्यानुसी है, पीछे देखने वाले है, अंधविश्वासी है, ऐसा पहले ही रखा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिस्टिंक्टिव टर्म्स खड़ा करते हैं। इस प्रकार एक बाइनरी है, इस प्रकार का एक ऑपोजिट टर्म्स है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व ऐसा करके रखते हैं। मेरा जो पुस्तक का उल्लेख इधर आया है, मैंने इसको डिफाइन करने के लिए ही कोशिश किया था। हिंदुइज्म शब्द के ऊपर हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जब आया है, उन्होंने बताना प्रारंभ किया हिंदुत्व ठीक नहीं है, हिंदुइज्म ठीक है। लेकिन ये बताने वाले लोग कुछ समय पहले क्या बताया था, जरा पीछे मोड़कर देखा है तो वही लोग कहा था, थैंक गॉड आई एम नॉट ए हिंदू, कॉल मी एन आस, डोंट कॉल मी ए हिंदू। ऐसा कहने वाले लोग आज के जमाने में हिंदुइज्म ठीक है ऐसा कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी ने एक बार बताया था, एक विदेश में उनके प्रवास के बीच में एक होटल में चेक इन करने के समय पुअर रिसेप्शनिस्ट पूछा, आर यू ए हिंदू, लिखने के लिए रजिस्टर में। तुरंत उन्होंने इतने गुस्से में आकर बताया, कॉल मी एन आस, मुझे गद्दा कहो, फिर भी हिंदू नहीं कहना। दैट्स हिज प्रोगेटिव। स्वयं गद्दा बनना कुछ लोगों को अच्छा लगते होंगे। उनके पुत्र जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया, बहुत गर्व से वो बता रहे, विथ कल्चर एंड माई सिविलाइजेशनल थॉट्स आई एम ए मुस्लिम, and by education and progressive thought I am a Christian, and accidentally I born as a Hindu। एक्सीडेंट क्या हुआ है पता नहीं। एक बार पूजनीय सुदर्शन जी ने एक कहानी बताया था, उनका एक्सीडेंट क्या है, हिंदू ऐसा एक्सीडेंट से बनने का कारण क्या है। सुदर्शन जी बताया, इसलिए मेरे को भी बता सकते, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम जैसे सामान्य लोग बता नहीं सकते। ब्रह्मलोक से दो बीज प्रवास प्रारंभ किया। एक तो एक काश्मीरी मुसलमान महिला के गर्भ में प्रवेश करने के लिए, दूसरा एक हिंदू महिला के गर्भ में प्रवेश करने के लिए। जाते जाते वो ब्रह्मलोक से इंद्रलोक तक आया, वहां थोड़ा ट्रैफिक जाम था। ये ट्रैफिक जाम के बीच में आकर दोनों के बीच में टकराव हुई, दोनों के रास्ता बदल हो गया। इससे ज्यादा क्या एक्सीडेंट होना है हिंदू बनने के लिए? ऐसा कहने वाले लोग, वो पहले बताया वी आर नॉट हिंदूज। कुछ समय आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के समय उनको मालूम हो गया, कितना भी दबाने के लिए कोशिश किया है तो भी हिंदूज आर कमिंग अप, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग स्ट्रांग। ऐसा समय पर एक व्यक्ति को हिंदू और हिंदुत्व के बीच में ये बाइनरी डेवलप करने के लिए कोशिश करने के पहले फिर से दबाने के लिए एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखा, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, मैं क्यों हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का सब गलतियां लिखना प्रारंभ किया। आश्चर्य के बात, जिन विचारधारा के किस इकोसिस्टम के व्यक्ति है वो, किस ग्रुप ने ये पुस्तक का पब्लिश किया, उसी ग्रुप, उसी इकोसिस्टम के लोग, अभी वो व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताना ठीक है क्या पता नहीं है, लेकिन फिर भी 5-10 साल के बाद एक पुस्तक लिखा, व्हाई आई एम ए हिंदू। देखिए बदलाव कैसे ला रहे हैं।
पहले बताया मैं हिंदू नहीं है, गद्दा होना ज्यादा अच्छा है ऐसा बताया। मैं एक्सीडेंट हिंदू है ऐसा बताया। कौन बताया आपको मैं हिंदू हूं ऐसा कहने वाले लोग था। कुछ समय के बाद वाई आई एम नॉट ए हिंदू लिखा, उसी ग्रुप के व्यक्ति ने कुछ साल बाद लिखा वाई आई एम ए हिंदू। आप पुस्तक देखे होंगे, व्यक्ति कोई और नहीं, व्यक्ति नहीं है, शशि तरूर ने लिखा। उसके पहले लिखने वाला कांचा इलैया है, उन्होंने लिखा वाई आई एम ए हिंदू। ओके गुड, हिंदू बनो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक भी बात बताया, जब मैं हिंदू बताते हैं मैं विवेकानंद के हिंदू बता रहे हैं, नॉट गुरुजी गोलवलकर सिंधु, सावरकर सिंधु नहीं है, मैं विवेकानंद जी का है, रामकृष्ण परमहंस। क्या ऐसा एक डिफरेंस है क्या ये दोनों हिंदुत्व के बारे में? इसलिए उन्होंने बताना प्रारंभ किया, मैं जब बताते हैं हिंदू, वो हिंदुइज्म वाला हिंदू है, नॉट हिंदुत्व वाला। हिंदुत्व पॉलिटिकल है, कम्युनल है, ऐसा बताना प्रारंभ किया। ये लोग सब उनके स्वयं का खोखलापन को सबको दिखाते हैं, होलोनेस स्वयं दिखाते हैं। सही में उसी समय अनुराग जी ने जो पूछा है ना, उसी समय हमको डिफाइन करना पड़ा। तब तक हमको भी कोई गलती नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं था, हिंदुइज्म बताओ हिंदुत्व बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इन्होंने बताना प्रारंभ किया हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो है ऐसा बताना प्रारंभ किया, हमने भी थोड़ा ग्रामर में जाना पड़ा। हिंदुइज्म इजोम, इजोम का अर्थ क्या है? क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट। सिंपल एक फ्रेज में इसका डिफाइन किया है तो इट्स ए क्लोज्ड बुक ऑफ डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट, यू कैनॉट टेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, ऐसा है इज्म। कम्युनिज्म, कैन यू ऐड एनीथिंग टू इट अदर देन मार्क्स ने जो बताया? नहीं कर सकते। इस्लाम इज्म है, यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट। ऐसा कुछ किया है तो आपके हथेली कटेंगे, गला भी कट सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन हिंदू कभी ऐसा बताया था? हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण एक गुण क्या है, खासियत क्या है? एवर कंटिन्यूअस करेक्टिव मैकेनिज्म है हिंदुत्व। करेक्टिव मैकेनिज्म हमेशा चलते रहते हैं। प्रमाण के बिना कोई मानते नहीं है हिंदू, कोई मानते नहीं। शंकराचार्य गीता के भाष्य लिखा, वो भाष्य के उपोद्घात में उन्होंने एक शब्द, एक सेंटेंस बताया था, शीतो अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवन् श्रुति शतम अपि न प्रामाण्यम उपैति। शीतो अग्नि, शीत है, कूल है, ऐसा कोई बताए है तो कोई नहीं। 4 वेद के जगह पर श्रुति शतम अपि 100 वेद आकर मेरे को बताया है तो भी इसको प्रकाश नहीं ऐसा बताया है तो भी मैं बताऊंगा न प्रामाण्यम उपैति, मुझे प्रमाण नहीं है वो। सो प्रमाण पूर्वक सब बातों के बारे में देखने वाला दर्शन है, सबको ऐड करने के लिए तैयार है। करेक्टिव इनोवेशन ये हमेशा करने वाला हिंदुत्व को, इसको कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुइज्म नहीं हो सकते। इज्म यानी क्या है? क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट है। इसलिए हम बता रहे हिंदुत्व, तब जाकर आपको हिंदुत्व के सब प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलिटीज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस सब समझ में आ जाएगा। ये ठीक तरह से आप अगर युवा समाज के सम्मुख रखने के लिए तैयार है तो उस प्रयास में है प्रज्ञा प्रवाह। प्रज्ञा प्रवाह जैसे वैचारिक समूह के ऑर्गेनाइजेशन सब इसके लिए प्रयासरत है। वो सेल्फ करेक्टिंग एटीट्यूड है या सेल्फ डेप्रिकेटरी है? अपनी स्वयं की निंदा करना, अपने को थोड़ा दीनहीन मानना, वाई आई एम हिंदू जैसी किताबें लिखना, ये एक संस्थागत या फिर जैविक दुर्गुण है या फिर कुछ और आप देखते हैं? वो तो दुर्गुण है। कॉन्फिडेंस जिनके पास नहीं है ऐसे लोग वही कहते हैं। इसलिए कहते हैं हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में वो नहीं है, ये नहीं है, मैं वो मानते नहीं। ये कहने वाले लोग एक प्रकार से मेंटली परवर्ट्स है, मानसिक विकृत का व्यक्तित्व है, सीखने के लिए तैयार भी नहीं है, मन को बल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए बताते हैं। कॉन्फिडेंस जिनके पास है ऐसे लोग कहते हैं न प्रामाण्यम उपैति, मुझे वो प्रमाण नहीं है। शंकराचार्य के जैसा हिंदू, श्री कृष्ण जी जैसे हिंदू। श्री कृष्ण जी के कालखंड तक सभी लोग बारिश का कारण इंद्र है ऐसा सोचते थे। जो अभी मुकुल जी के जो स्पीच में भी उन्होंने वो गोवर्धनोद्धार करने वाला पराक्रमी श्री कृष्ण जी का उदाहरण बताया। श्री कृष्ण जी का वो पर्टिकुलर इंसिडेंट देख लीजिए, उन्होंने तब तक चलते आए हुए एक परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो गलत है विचार, इसको बदलो,
चेंज करो, दैट इज नोन एज सेल्फ करेक्शन। एक कंटिन्यूअस सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, आज के तारीख में कोई सुना है तो एक प्रकार से वो शौक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने जो ये पुरोहित, सॉरी कोई पुरोहित वर्ग के लोग हैं तो बैठे हैं तो मेरे को चिढ़ना नहीं, उन्होंने बताया उनके जो ऑर्थोडॉक्सी के कारण भारत को कितना नुकसान हो गया, ऐसा बताने के लिए तैयार था। संघ के अंदर भी वही सीख रहे हैं हम तो चलते आते हैं, इसके वजह से किसी भी विषय को ऐसा ही लेने के लिए तैयार नहीं है। इफ इट इज गुड फॉर द सोसाइटी दिस टाइम, अभी तैयार है तो। इसलिए गुरुजी गोलवलकर संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पुणे में वसंत माला व्याख्यान में जाकर उन्होंने बताया, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट ए सिन, देयर इज नो सिन इन द होल वर्ल्ड। अगर अस्पृश्यता एक गलत नहीं है तो, पाप नहीं है तो कोई और पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, बहुत बड़ा है। कास्टिज्म मस्ट गो, लॉक स्टॉक एंड बैरल। कास्टिज्म जातिवाद, जातिवाद लॉक स्टॉक एंड बैरल जाना चाहिए, ऐसा बताने वाले लोग हैं, हिम्मत वाले, कॉन्फिडेंस वाले। हिंदुत्व हमको देते हैं एक कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस, पराजयवाद नहीं है, हीनतावाद नहीं है, वो हमेशा कॉन्फिडेंस का जो विचारधारा है। क्या आपको लगता है, आज आपने सुबह चर्चा में एक किताब का जिक्र किया और वो था फादर एंथनी की किताब केरल के, और उन्होंने लिखा था एक्शन एंड फिलॉसफीज ऑफ आरएसएस। 51 में किताब आई है, एक क्रिश्चियन पादरी उस किताब में संघ की आध्यात्मिक शक्ति की बात वो करते हैं, उसका परिणाम उनको क्या हुआ होगा वो तो संभवतः आप हमारे दर्शकों को बताएं, लेकिन आपको लगता है, इससे जुड़े हुए दो सवाल हैं, इतना इंटेलेक्चुअल रिजर्वॉयर होने के बाद भी संघ क्या पीआर की एक्सरसाइज में कमजोर पड़ गया? देखिए, पहले बात मैं बताऊंगा, पहला जो क्वेश्चन का आंसर आपने जो जिक्र किया है, वो पुस्तक का नाम है फिलोसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंदू स्वराज। द टाइटल इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इतना ब्यूटीफुल एक टाइटल दिया है, देने वाला व्यक्ति अनुराग जी ने जो बताया सही है, फादर एंटनी एलंजीमेटम। फादर एंटनी एलंजीमेटम केरलाइट है, एर्नाकुलम कुची के पास एक गांव का व्यक्ति है। बचपन से ही भारतीय विचार, हिंदुत्व विचार, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधीज्म, ये सब में बहुत गहरा अध्ययन करने वाला व्यक्ति थे। 50 से ज्यादा पुस्तक लिखे हैं, 99.9% बुक हिंदुत्व के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। बाद में उन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ इस रूप में क्रिश्चियनिटी को, कैथोलिक बिलीफ सिस्टम को थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने डोमिनिकन एक प्रीस्ट बन गया। उन्होंने उनके 35 इयर्स में, 35 साल का आयु था उस समय, उन्होंने पुस्तक लिखा, मैंने जो बताया, फिलोसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन और कृति या कर्म। देखिए, उन्होंने आइडियोलॉजी शब्द भी नहीं उपयोग किया। टर्म्स मैटर। सामान्यतः ये नैरेटिव वार में सबसे महत्वपूर्ण बात टर्म्स है, शब्द, ठीक शब्द का उपयोग करना। एंथोनी जी ऐसा उपयोग किया, फिलोसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस। काय के लिए? फॉर हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज किसका है? महात्मा गांधी जी का। पुस्तक कब लिखा है देख लीजिए आप, पुस्तक लिखा है 51 में। पुस्तक का प्रिपरेशन कम से कम 49 में शुरू किए होंगे। शायद उसी समय गलत आरोप संघ के ऊपर लगाकर, संघ के ऊपर नेहरू जी ने बैन लगाए हुए टाइम पर संघ के फिलोसफी के बारे में एंथोनी ने लिखा। हिंदू स्वराज का शब्द प्रयोग उन्होंने जानबूझकर किया है। क्यों? उनके मन में इसके पूर्व 5-6 साल पहले हुए एक घटना बहुत गहरा चोट लगी। कौन सा है? 1945 में महात्मा गांधी जी नेहरू जी को एक लेटर लिखा है। वो लेटर को नेहरू जी ने तुरंत उत्तर भी दिया था। लेटर क्या था? 45 है, लगभग इंग्लिश लोगों ने तय किया है भारत सहित बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता देना है, वैसा तय भी किया था। ये उल्लेख करते हुए गांधी जी बताया लेटर में, जवाहर लगभग तय हो गया है भारत के स्वतंत्रता। नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ भारत, पॉलिटिकल फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, एवरीथिंग इज टू बी प्लान्ड। मेरा जो कल्पना, मेरी कल्पना मैंने पहले ही लिखा हुआ हिंदू स्वराज में उल्लेख किए है, उन्होंने बताया। एंड ऑल्सो लगभग कांग्रेस ने इसका पॉलिसी इस रूप में
प्रोग्राम इस रूप में अपनाया भी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको नेहरू जी का उत्तर पड़ा है तो सही में गांधीवादी बनने की आवश्यकता नहीं, मन में चोट लगने के लिए। कितना क्रूर तरीके से नेहरू जी का आंसर है गांधी जी को। बापू, आपने जो बताया है वो हिंदू स्वराज में तब से ये पढ़ा है। ये दूसरा एक बड़ी खासियत है नेहरू जी का, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं क्या सही में पता नहीं है। उन्होंने बताया, उस समय ही मेरे को एक बात मन में आ गया था विचार, क्योंकि ये बहुत अंधविश्वास है। आपने जो बताया गांव में भारत जीता है, गांव के साथ भारत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा सोच ऐसा नहीं है। पक्का है गांव एकदम पिछड़ापन का स्थान है, जीर्ण हुए गांव, उस गांव के आधार पर भारत आगे बढ़ नहीं सकते। इस गांव का चेहरा को जल्दी से जल्दी खत्म करके इसको सबसे कम समय में अर्बनाइज कर सकते हैं, तो दैट इज माय लक्ष्य। फिर उन्होंने इंडस्ट्री कैसा होना ये सब बातें बताया। एंड अनदर थिंग आल्सो ही सेड यू हैव मेंशन्ड अबाउट हिंदू स्वराज बीइंग approved by Congress. No, an emphatic no I would like to say. कांग्रेस कभी भी आपका हिंदू स्वराज को अपनाया नहीं है, परिपाटी नहीं है, ऐसा भी बताया। दैट लेटर इज ऑल्सो इन पब्लिक डोमेन, यू कैन टेक इट। ये एंथनी के मन में बहुत चोट लगे थे, क्योंकि वो अच्छा एक गांधीवादी थे। उन्होंने फिर ढूंढना प्रारंभ किए होंगे, उसमें से उन्होंने पांचजन्य का सिस्टर कंसर्न है ऑर्गेनाइजर, वो ऑर्गेनाइजर में 1949 से लेकर 60 तक रेगुलर वैचारिक लेख लिखते थे। संघ के बारे में भी गहरा अध्ययन उन्होंने किया। तब जाकर उनको मालूम हो गया गांधी जी का हिंदू स्वराज को सही अर्थ में लागू करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसा। दैट्स व्हाई ही सेड फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंदू स्वराज। बताने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक आधा दो बात मैं केवल बताऊंगा। 51 वो कालखंड है, नेहरू जी सपोज टू बी प्रिंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ऐसा स्वयं कहते थे, बाकी कितने लोग बताते हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन लिबरलिज्म का राजकुमार है, डेमोक्रेसी का राजकुमार है। एंड कांग्रेस वाज एट इट्स हाइट 51 है, सोच लीजिए वो कालखंड। लेकिन उसी समय ये पुस्तक शुरू करते हैं, उन्होंने वो दूसरा पैराग्राफ में एक शब्द प्रयोग किया एंथनी ने, दवा नहीं है ऐसा रोग है कांग्रेस को, डिसीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बट बाय एनी मेडिसिन, ऐसे स्थिति में डेथ बेड में है कांग्रेस। ये तो लोग हंसा सही में एंथनी को देखकर, लेकिन एंथनी ने लिखा एक प्रकार से प्रोफेटिक, एक भविष्य दर्शन करते हुए उन्होंने लिखा कांग्रेस मर गए है, मरने वाला है, मर गए है। कम्युनिज्म के बारे में बताया, वो भी उस समय बहुत हाइट में था। रूस की क्रांति, उसके बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो उनके रूस का स्थिति, कम्युनिज्म अलग अलग देशों में फैला रहे थे। उसी समय उन्होंने बताया दिस हैज आल्सो गॉट नो फ्यूचर, बिकॉज वो लोग मेटीरियलिज्म के ऊपर, क्रॉस मेटीरियलिज्म के ऊपर निर्भर है, साबित है। सो दिस टू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू एक्सिस्ट आफ्टर फ्यू डिकेड्स। फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये बात मैं एक और बात बताऊंगा, हमसे बहुत सारे लोगों का सोच, यहां बैठे हुए लोगों को अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो 90% लोग बताएंगे स्यूडो सेक्युलरिज्म टर्म कौन कॉइन किया, ऐसा पूछा है तो आप एक ही उत्तर बताएंगे, मेरे को मालूम है। अनुराग जी सहित लोग बताएंगे एल.के. अडवाणी जी, एल.के. अडवाणी जी ऐसा बताएंगे। रॉन्ग, ये तो सही में कॉइन करने वाला एंथोनी एलिजाबेथम है। 51 में अडवाणी जी को कितने आयु होंगे? 21, 22 उतना ही होंगे। उसी समय उनके पुस्तक में 5 बार पक्का स्यूडो सेक्युलरिज्म, अंडर द फैड ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म, कांग्रेस एंड नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट इज ट्राइंग टू किल भारत, इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग प्रयोग वो करते रहते थे। वो संघ क्यों भविष्य, भारत के भविष्य के लिए सबसे लायक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक प्रकार से एक वैचारिक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस उन्होंने किया है।
ऐसा एक पुस्तक है। आपने पूछा इतना बड़े ज्ञान का भंडागार, इस प्रकार का सपोर्ट करने वाले लोग होते हुए भी संघ को क्या हुआ, ऐसा आपने पूछा था। प्रचार के माध्यम में ऐसा लगता है कि वो कहीं पीछे छूट गया। संघ शुरू से लेकर प्रचार के पीछे नहीं गए हैं। देखिए, आप इस पुस्तक का, मैं एक और बात बताना है, इसका उत्तर के रूप में बता रहा हूं। 1951 अक्टूबर में 9 विजयदशमी था। विजयदशमी दिन को यह पुस्तक प्रकाशन किया एंड इसका फर्स्ट रिव्यू अपीयर्ड इन ऑर्गेनाइजर, वो 1951 दिसंबर में था, दिसंबर 2 स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं। वो लिखने वाला शायद मलकानी जी होंगे, नहीं तो अडवाणी जी स्वयं लिखे होंगे वो रिव्यू। वो रिव्यू में उनके आपत्ति क्या है पता है क्या? वो आपत्ति नेहरू और कांग्रेस को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दिस वाज संघ स्टैंड। संघ हमेशा वो किसी को क्रिटिसाइज करना, स्वयं प्रचारित करना, इसके पीछे बिल्कुल उस जमाने में ज्यादा नहीं जाते हैं। प्रसिद्धि परांगमुख था, हमेशा पॉजिटिव थॉट सामने रखते हैं, किसी के बारे में ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला जो प्रयोग नहीं करते थे। संघ सोचते थे हम मूलभूत काम करना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। मुझे लगता है उसी कालखंड में ये मूलभूत काम को स्ट्रेंथन करने के बिना इसके जगह पर प्रचार के पीछे गए तो संघ इतना बड़ा नहीं होने वाला था, संघ इतना शक्तिशाली नहीं होने वाला था। मोस्ट साइंटिफिकली वी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन स्ट्रेंथनिंग आवर बेस, आवर फंडामेंटल जो बात व्यक्ति निर्माण, इसके ऊपर आपको पता होगा। वेन पूजनीय गुरुजी सरसंघ चालक बने, ये भी इस सभा में बता सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। वो भी कुछ लोगों को, संघ का ही कुछ लोगों को लगा है संघ थोड़ा स्टाइल चेंज करना, अनुराग जी जो सजेस्ट किया है उस प्रकार का स्टाइल लेना, मतलब थोड़ा प्रचार के पीछे, पीआर के वर्क में। ऐसे लोगों ने थोड़ा, गुरुजी सरसंघ चालक जी बने, उसके जलन के कारण नहीं होगा, लेकिन बहुत क्रिटिसाइज करना प्रारंभ किया कुछ लोगों ने। वो क्रिटिसिज्म इस लेवल तक गया है, प्रचार और पॉलिटिकल वर्क शुरू नहीं किए तो संघ विल बी फिनिश्ड। यस, और ये लोग सब आए नागपुर, कहां से आया मैंने नहीं बताऊंगा, शायद मुकुल जी को मालूम है कौन से एरिया से आए हैं। वो अभी भी बहुत तीखा हिंदुत्व के एरिया है। वो केंद्र में आए, नागपुर में आकर गुरुजी से मिले, गुरुजी को बताया देखिए आप इस प्रकार फिर से वही शाखा अशाखा व्यक्ति निर्माण ऐसा करके आगे बढ़ा है तो संघ विल बी फिनिश्ड, संघ विल बी नो मोर विद इन, ऐसा बताए। ये शब्द सुनते ही संघ खत्म हो जाएगा, ऐसा शब्द सुनते ही गुरुजी ऐसे एक योगी थे, संघ के साथ इतना वन असिमिलेट बन गए, असिमिलेट किया है संघ को। उनको एक प्रकार से उनके कान पर कोई एक कील ऐसा कान पे घुसाया, ऐसा वेदना उनके चेहरे पर दिखा सकते। उसके बाद आहिस्ते कुछ एक दो सेकंड के बाद उन्होंने आंखें खोलकर एक बात बताया, संघ फिनिश्ड, संघ विल बी डिस्ट्रॉयड, इफ सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, पुनश्च हरिओम, मैं फिर से 5-6 बच्चों को लेकर जाएंगे वही मोहितेवाड़ा संघस्थान में, फिर से शुरू करेंगे वही काम। सो इसके वजह से संघ अभी कहाँ है, वहां पहुंच गया है। इसलिए पीआर उस समय नहीं था, इसलिए हम संघ को कोई दुख नहीं है, उसके ऊपर गर्व ही है। जब उसको प्रारंभ करना था उस समय थोड़ा, वो भी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर जी हमेशा कहते हैं काम आगे जाने दो, बात पीछे आने दो, ऐसा एक स्टेप पीछे उतना ही पर्याप्त है। कुछ लोग ऐसा नहीं है, वो ज्यादा बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के बताकर हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं ऐसा बताते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा है, हमको मालूम है, लेकिन संघ ऐसा नहीं है। संघ उनके काम में ये सब लागू करते, इसके वजह से संघ इतना बड़ा हो गया है। एक चीज़ में आपको मेरे पूछने का मकसद ये था, क्योंकि जब लंच में जाते समय मुकुल कानितकर जी का एक ज़ोरदार वक्तव्य रहा और हम सब ने उनसे सहमति जताई, तो मैं जाते समय मैंने एक बात सुनी, वही बात का मेरा आधार है। किसी ने कहा ही स्पोक सो वेरी वेल, आपसे एग्रीमेंट में थे, आपसे संभवतः उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर आपने दिए उससे बहुत हम सब लोग प्रभावित थे, वो भी व्यक्ति प्रभावित रहे होंगे, संभवतः आपसे भी रहेंगे। लेकिन एक आम आदमी संभवतः इतना ज्ञानी नहीं होता है, उसको उतने फैक्ट्स एंड फिगर नहीं पता होता। इस किताब के बारे में तो सुबह तक मुझको पता नहीं था।
इस तरह के ज्ञान की बात आज के ज़माने में, जबकि हम मीडिया से ड्रिवन होते हैं, हम चैनल्स देखते हैं। अभी कार्ल टकरसन जो फॉक्स न्यूज़ के एक पुराने एंकर हैं, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया और उन्होंने पुतिन से पूछा कि आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अपनी बात शिद्दत से क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो पुतिन ने माना कि हम अमेरिका की मीडिया ताकत के आगे बौने पड़ते हैं, हम उनके जैसा नहीं जा पाते। मेरा सवाल उस लिए है कि क्या आपको लगता है कि आज कुछ ज़रूरत बन पड़ी है, या अपनी शक्ति पर ही चलते रहेंगे और आप यह संघ चलता रहेगा? नहीं, देखिए, मैंने वही लास्ट सेंटेंस वही था। शुरू से लेकर संघ का जो काम मैंने जो बताया, फंडामेंटल अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात में था, मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट कोर काम, वो है शाखा व्यक्ति निर्माण। लेकिन इसका अर्थ वैचारिक आधार नहीं है, ऐसा नहीं था। सही में आप डीपली एनालाइज करके देखिए संघ का काम, इट्स प्योरली एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। देखिए, वो मैं छोटी सी उदाहरण बताए तो ये कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में डॉक्टर एडगवार संघ संस्थापक भी थे। किसी कांग्रेस नेता भाषण कर रहे थे, भाषण के बीच में उन्होंने देखा डॉक्टर एडगवार हैज आल्सो एंटर्ड, उन्होंने भी वो सभा में प्रवेश किया। ऐसा उनको देखकर इनको मन में थोड़ा गुस्सा आ गया है, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर संघ शुरू किया है। इसलिए तुरंत उन्होंने उनके भाषण के बीच में ये पूछा, हु इज दैट फूल हु सेज दिस इज हिंदू राष्ट्र? वो मूर्ख कौन है, ये हिंदू राष्ट्र कहने वाला मूर्ख कौन है? ऐसा पूछा। सुनते ही डॉक्टर एडगवार सामने आया, सबके सम्मुख होकर खड़े हो गया, छाती पर हाथ रखकर बताया, आई डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार सेज दिस इज हिंदू राष्ट्र। इफ यू आर कॉलिंग सच अ पर्सन ए फूल, आई एम दैट फूल एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फूलिशनेस। मैं हूं वो मूर्ख, मैं हूं वो मूर्ख, ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसा देखिए, भारत संबंधित भारतीय सोच को स्थापित करने का काम को भारतीय वैचारिक काम बताए तो दैट ग्रैंड नैरेटिव खड़ा करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू से लेकर काम किए हैं, बट विदाउट एनी एक प्रकार से पब्लिसिटी के बिना, नोटिस छापने के बिना वो काम प्रत्येक शाखा में ये काम चलते रहते थे। इसलिए शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों में, शाखा में दत्तोबन ठेंगड़ी ऐसा एक स्वयंसेवक थे, दीनदयाल उपाध्याय ऐसा एक स्वयंसेवक थे, एकनाथ रानडे ऐसा एक स्वयंसेवक थे। उन्होंने शाखा में आकर ये ग्रैंड नैरेटिव, संघ क्या बताना चाहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, ये सोच है उनके मन में। उसको लायक, उसके लिए सपोर्टिंग क्या क्या वैचारिक पुस्तकें मिलते हैं, वो इंटरेस्टेड स्वयंसेवक को पढ़ते रहते थे। हमारे पुराने रंगहरि, बौद्ध प्रमुख रंगहरि जी कहते हैं, शुरू में हमारे पास कोई साहित्य नहीं था पढ़ने के लिए। एक बार मैंने भास्करराव कलंबी को पूछा, संघ का कोई साहित्य है क्या या नहीं? खूब है, ऐसा भास्करराव जी ने बताया। कहाँ है? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि हरि जी बहुत रीडिंग करते बचपन से ही। तुरंत उन्होंने उनके पेटी खोल के दिखाया, विवेकानंद साहित्य सर्वस्व, रामायण, महाभारत, गीता, बहुत सारे पुस्तकें हैं, ये सब संघ साहित्य है। मतलब हमारे ये फंडामेंटल साहित्य से एकनाथ जी कहो, दीनदयाल जी कहो, दत्तोबन ठेंगड़ी कहो, रंगहरि जी कहो, एच.वी. शेषाद्री जी, सुदर्शन जी, सभी लोग वो पढ़कर इस हिंदुत्व विचार को मजबूत कर दिया। अलग कुछ विचार खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हिंदू विचार है, संघ विचार, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, फिर समय बदल गया, अभी जो मुकुल जी जैसे लोगों को लगता है नैरेटिव का एक युग आ गया, इसलिए तो इसको खड़ा करना। इसके लिए आज के जमाने में क्या आवश्यकता है, उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं संघ, उसके बहुत सारे लोगों को तैयार भी करते हैं, हम आगे बढ़ रहा है। वो केवल भारत के अंदर नहीं है, अगर आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, पूरे विश्व में वो करने के लिए संघ आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ और मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति और अभी जिस तरह से पाठ्यक्रम में करेक्शन को की मांग बहुत समय से थी कि हमको वो पढ़ाया जाता था जो हमारा सही इतिहास नहीं था। कुछ कोशिश सरकार की तरफ से शुरू हुई है, उसको लेकर भी हंगामा है, उस पर सोच क्या है और अभी कितना कदम और चलना बाकी है? देखिए, बहुत परिवर्तन करने के लिए मेरे ख्याल से अभी भी बाकी है। NEP, पी मतलब क्या है? पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ लोग इनको न्यू कहते हैं, न्यू नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। नीति के आधार पर सेकंड स्टेप क्या है? एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना, वो करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर सिलेबस तैयार करना। उसकी प्रक्रिया सही में सेकंड फेज में है पूर्णता।
सिलेबस निर्माण का वो प्रहर शुरू किया है अभी। उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन मतलब सही दिशा में सही बात बताने का एक क्षेत्र, एक डोमेन अगर देखा है तो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास को लेकर एक देश को, इतिहास को पोइसन करते हुए ही एक देश को गुलाम बना सकते हैं। एक बार आप लोग सुने होंगे, एक बड़े विचारक साहित्यकार थे ओक्री करके, वो बुकर प्राइज भी नाइजीरियन राइटर है। उनको पूछा भारत और आपके देश, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, दोनों के बीच में क्या आपको समानता दिखते है? समानता क्यों? वहां भी कॉलोनियलिस्ट थे, इधर भी कॉलोनियलिस्ट थे। उन्होंने वहां किए हुए षड्यंत्र और यहां कर रहे षड्यंत्रों के बीच में आपको क्या समानता दिख रही है? उन्होंने तुरंत बताया, तुरंत उनका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। टू पॉइसन ए नेशन, पॉइसन इट्स हिस्ट्री। एक देश को अगर आपको खत्म करना, एक प्रकार से पॉइसन करना है तो उसकी हिस्ट्री, उन्होंने शब्द प्रयोग किया स्टोरी, स्टोरी मीन्स हिस्ट्री। हिस्ट्री, अगर एक देश का हिस्ट्री पॉइसन हो गया है तो वो देश, उसके पीढ़ी डिमोरलाइज्ड हो जाएगा। फिर उनका पूरा कोटेशन नहीं बता रहा हूं। डिमोरलाइज्ड हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिमोरलाइज्ड नेशन विल स्टार्ट स्पीकिंग द डिमोरलाइज्ड स्टोरी टू इटसेल्फ। स्वयं बताना प्रारंभ करते हैं, अगले पीढ़ी को बताना प्रारंभ करते हैं। हमारे देश में वो हुआ है ना, पहले जो इन लोगों ने आकर नैरेटिव खड़ा कर दिया, बहुत सारे प्रयास करते हुए, आप लोग यहाँ पहले नहीं थे, हमारे जैसा आप भी आए हैं। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, आर्य द्राविड़ा। आजकल हम लोग भी बताना प्रारंभ किया आर्य सिद्धांत, स्कूल्स में, क्लासेस में। उन्होंने आकर यहाँ बताया सही में मुसलमान मुगल लोग यहाँ क्यों आए हैं? आक्रमण करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ नहीं, ये हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में अभी तक जो पढ़ा रहे थे, मुगल लोग फिर क्यों आए हैं? यहाँ के पिछड़े हुए जाति वर्गों को बचाने के लिए आए हैं। इन्होंने मांग, करबद्ध मांग लिया मुगल मुस्लिम शासकों को, बाहर के लोगों को बताया यहाँ के ब्राह्मण लोग हमको, क्षत्रिय लोग, सवर्ण लोग हमको दबाते हैं, हमको कोई अधिकार नहीं दे रहे, इसलिए आओ आओ, ऐसा करके बुलाया था। उन्होंने कन्वर्शन नहीं किया, कन्वर्शन कुछ नहीं किया। भारत के लोग दौड़ दौड़ के उनके पास गया है जाकर, क्योंकि इस्लाम यानी पीस है, इसका अर्थ ऐसा है। चुना भी सफेद है, शक्कर भी सफेद है, इसलिए दोनों एक है, ऐसा कहने वाला एक नीति है वहां। ऐसा करके सबके, ये हिस्ट्री था। इसलिए बाबर बहुत अच्छा है, अकबर के बारे में बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे हैरानी का जो बात है, औरंगजेब सेकुलर थे इनके हिस्ट्री के बुक में। इसको ठीक करना या ना करना है, आने वाले जो पीढ़ी सच सीखना है क्या या नहीं? सीखना चाहिए। इन्होंने क्यों आया, हमारी हिस्ट्री सीखने में क्या आपत्ति है? अभी जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने देखा, मुझे भी मालूम है। यहाँ बैठे हुए लोग में अधिकांश लोग वो दो चोल राजाओं के बारे में, वो चोल राजवंश के बारे में, कितने साल कितने शतियों से वहाँ शासन किए हुए चोल राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में पहली बार सुने होंगे। देखिए, चोल राजवंश 1000 ईयर्स पुराना भी नहीं है, कम से कम 2000 साल पुराने हैं। अगर आप करिकाल चोल के कालखंड देखा है तो करिकाल चोलास टाइम पीरियड वाज 100 कॉमन एरा टू 150 कॉमन एरा, मतलब पहले शती से दूसरे शती तक है। उसी समय उन्होंने तिरुचिरापल्ली के पास एक सुंदर अद्भुत चमत्कारी एक काम किया, एक स्टोन डैम, तमिल भाषा में कल्लणा कहते हैं, अणा मीन्स डैम, कल्ल मीन्स स्टोन, पत्थर, पत्थर के एक डैम बनाया। वो डैम कावेरी डेल्टा में है। कावेरी डेल्टा में अभी भी एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वही पानी उपयोग करते हैं। आप गूगल करके देखिए, स्टोन डैम बिल्ट बाय करिकाला और करिकाला डैम, देखा है तो मालूम हो जाते हैं। उसमें स्टेटस ऐसा एक हेडिंग है, अभी का स्टेटस क्या है, स्टिल वर्किंग ऐसा लिखते हैं। लगभग 1800 ईयर्स पुराना डैम अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे करिकाल चोल फर्स्ट चोला पीरियड का महान राजा है, मोस्ट इलस्ट्रियस राजा ऑफ चोला राजवंश। ये पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है?
मेन जब ये स्वतंत्रता संग्राम के 75 साल का जो आयोजन हम सब मिलकर इसका जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए प्रयास किया, तब जाकर मैं यहाँ के ओडिशा के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के बारे में, वीर लोगों के बारे में मैंने सुना, उसी समय सुना है। ये सब हमारे इतिहास में आना है कि या नहीं आना? अहोम डिनास्टी के बारे में कितने लोगों को मालूम है? फुक्कन के बारे में कितने लोगों को मालूम है? नॉर्थ ईस्ट का जो महत्व, खासियत, नेवर दे अलाउड इंग्लिश पीपल टू एंटर देयर, नेवर दे अलाउड मुस्लिम लोगों को भी एंटर करने के लिए अनुमति नहीं दी। दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ असम, नॉर्थ ईस्ट। इतना देशभक्ति थे। इस प्रकार के हिस्ट्री हम सीखना चाहिए। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, हम रिपीट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जेम्स मिल ने तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है, उसमें उन्होंने उनका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। स्पष्ट क्यों किया? भारत के लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल नीचे करना, हीनता बोध जगाना, दैट वाज देयर पर्पस। वहां से यानी इंग्लैंड से भारत ने आकर सत्ता के नेतृत्व करने वाले सिविल सर्विस के बड़े अधिकारियों के मन में हीनता बोध को खत्म करके एक उच्चता, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जगाने के लिए हिस्ट्री लिखा है। लिखने वाले वो, लिखने का उनका अधिकार के बारे में इसका इंट्रोडक्शन में लिखा है जेम्स मिल। मैं जेम्स मिल में के बारे में क्यों बता रहे? दैट जेम्स मिल इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अभी भी क्लासेस में, हिस्ट्री क्लास में, इट इज बीइंग रिपीटेड लाइक एनीथिंग, फ्रॉम ताराचंद टू रोमिला थापर, वो वही चल रहा है, वही हिस्ट्री राइटिंग। जेम्स मिल ने उनका क्वालिफिकेशन बताया है, आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन में। वो लिखा है, मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इसके बारे में कर रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में। मेरा जो क्वालिफिकेशन, मैं भारत में अभी तक नहीं गया है, दैट इज माई क्वालिफिकेशन। मेरा योग्यता वही है। भारत के बेवकूफी भाषा, संस्कृत से लेकर तमिल तक किसी भाषा मेरे को मालूम नहीं, दैट इज माई क्वालिफिकेशन। ऐसा कहकर लिखे हुए हिस्ट्री को एक प्रकार से ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं अभी भी। इसको बदलाव लाना है, आज नहीं तो कल आना चाहिए। आज के गवर्नमेंट एनईपी के द्वारा इसका परिवर्तन एनसीईआरटी ने कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत ड्यू है ये काम, जल्दी पूरा करना चाहिए। और हिस्ट्री इज टू बी पुट इन प्रॉपर ट्रैक्स, अदरवाइज हमारे आने वाले पीढ़ी सही भारतीय नहीं बनेगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, समय चूंकि हो चुका है, आपको लगता है कि संघ एक बहुत बड़ा संगठन और 100 साल चूंकि अब हो गए हैं, संघ का बौद्धिक कार्य संघ के संगठनात्मक कार्यों की वजह से पीछे छूट जाता है? आप जैसे लोगों को सुनने का अवसर कम है। आप अपने भाषणों में 2047 की बात करते हैं, मुकुल कानितकर जी से भी हम सुन रहे हैं, लेकिन जो बौद्धिक कार्य है वो प्रॉपर जाता है या संगठनात्मक कार्य ज़्यादा प्रभावी रहता है? नहीं, देखिए, शुरुआत के समय मैंने जो बताया, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज उस समय भी था, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब आप्टे जी जैसे एक संघ के बहुत ही प्रमुख रहे व्यक्ति है, पहले प्रचारकों में एक है, उन्होंने उस समय हाथ से लिखकर, कॉपी करके, सावरकर जी का 6 स्वर्णिम पृष्ठ का जो पुस्तक हाथ से लिखकर स्वयंसेवकों के बीच में प्रचारित किया। मतलब संगठनात्मक काम उसमें समय था, लेकिन स्वयंसेवकों के बौद्धिक सिद्ध था। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक, उसके पहले आप स्वयं तैयारी करना है ना। ये तैयारी के बिना कुछ बताते हैं, ये है आज के पॉलिटिकल लीडर्स का प्रॉब्लम। स्वयं तैयारी नहीं करते, सबको ज्ञान बांटते रहते हैं। संघ लेकिन उल्टा सोचते हैं, हम ज्ञान अर्जन करना है अवेलेबल मटेरियल से, ये चलते आते हैं। लेकिन एक उस समय विविध क्षेत्र भी नहीं था। शुरुआत के समय पर अगर ठीक तरह से देखा है तो 11 ईयर्स के बाद, 11 साल के बाद ही, वो भी संघ डायरेक्टली शुरू नहीं किया, सेविका समिति प्रारंभ हो गया। 1948-49 आते आते एबीवीपी शुरू हो गया। उसी कालखंड में ऑर्गेनाइजर पांचजन्य शुरू किया। मतलब बहुत समय के बाद विविध क्षेत्र में भी हम प्रवेश किया है। इसी स्थिति में शुरू में स्वयंसेवकों के बुद्धि विकास के लिए जो काम किए हैं, इसको थोड़ा समाज के लिए भी करने का प्रयोग भी हमने ठीक तरह से शुरू किया। और उस विचार, आजकल ऐसा ना सोचना वो विचार ठीक तरह से समाज के अंदर तक पहुंचा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। पर्याप्त मात्रा में पहुंचा नहीं होगा, लेकिन
देखिए भारत के एक 30-35% समाज के व्यक्तियों के अंदर ये हिंदुत्व विचार पहुंच गया, इसका प्रत्यक्ष सबूत आपके सामने है, मैं विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो इतना बड़ा परिवर्तन सामान्य जनों के बीच में आए, वो वोट में भी परिवर्तित हो रहा है, इसलिए मैंने बताया इट इज वेरी ओपन सबूत, ओपन एविडेंस आपके सम्मुख है, ऐसा परिवर्तन आ रहा है और भी आगे जाएंगे। कुछ लोगों को ये सब देखकर थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए वो लोग किसी न किसी प्रकार से संघ को नीचे करके दिखाने के लिए विचार ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, संघ वो नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा बताते हैं विदाउट रिएक्टिंग। उन लोगों को उत्तर न देते हुए संघ का काम जस्ट लाइक हाथी वो पूरे गर्व के साथ चलते हैं, कुछ विशेष जानवर साइड में खड़े होकर भौंकते हैं, वो भौंकने वाला जानवर कौन सा है मुझे मालूम नहीं है, भौंकते हैं, लेकिन फिर भी हाथी कहीं रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। हाथी है क्या, भाग है क्या, शेर है क्या। पूजनीय सरसंघचालक जी कल बौद्धिक में आज अपने मुकुल जी ने सोने की चिड़िया नहीं सोने के गरुड़ बताया, लेकिन सरसंघचालक वहां बताया सोने के शेर बनना चाहिए भारत, सोने के शेर। ऐसा ये शेर चल रहा है आगे, ऐसा एक स्थिति है, इसलिए बौद्धिकता को कोई हमने कम नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और भी हैं लेकिन समय का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी।